देखिए, आज शुरू करेंगे मोटरयान अधिनियम 1988 का अध्याय 5 परिवहन यानों का नियंत्रण। ये धारा 66 से शुरू होता है। धारा 66 है परमिटों की आवश्यकता। सेक्शन 66 परमिट की बात है। परिवहन जो वाले वाहन है उनके लिए परमिटों की आवश्यकता। धारा 66 देखिए, इसका पहला क्लॉज क्या कहता है, बड़ा है थोड़ा सा। धारा 66 का पहला क्लॉज कहता है किसी मोटरयान का स्वामी किसी सार्वजनिक स्थान में उस यान का परिवहन यान के रूप में उपयोग, चाहे उस यान से वास्तव में यात्री या माल का वहन किया जा रहा है या नहीं, उस परमिट की शर्तों के अनुसार ही करेगा या करने की अनुज्ञा देगा, जो उस स्थान में उस रीति से जिससे उस यान का उपयोग किया जा रहा है, उस यान का उपयोग प्राधिकृत करते हुए प्रादेशिक या राज्य परिवहन प्राधिकरण या किसी विहित प्राधिकारी के द्वारा दिया गया या प्रति हस्ताक्षरित किया गया है। ये क्या कह रहा है, ये सीधी सी बात कह रहा है कि अगर आपके पास कोई मोटरयान है जिसके आप स्वामी हैं, तो सार्वजनिक स्थान पर आप उसे परमिट के बगैर नहीं चला सकते, है ना, या चलाने की अनुज्ञा नहीं दे सकते। मतलब कई लोग खुद चलाते हैं गाड़ी, कई लोग चलवाते हैं, तो उसी के बारे में कह रहा है कि जब तक आपको उस यान के बारे में प्राधिकृत जो भी अथॉरिटी होती है, जो भी प्राधिकृत अथॉरिटी है, चाहे प्रादेशिक हो या राज्य परिवहन परिवहन प्राधिकरण हो या किसी विहित प्राधिकारी, जो ऐसी भी स्थिति हो, उसके द्वारा जब तक आप अनुज्ञप्ति या परमिट धारण नहीं करते तब तक आप उसको नहीं चला सकते। चाहे आप उसको वाहन क्या कहते हैं व्यक्तियों के लिए चलाएं या माल के लिए चलाएं, किसी भी प्रकार से चलाएं या उसके बगैर चलाएं, तो भी कुल मिला के ये है कि आपको जो है परमिटों की आवश्यकता पड़ेगी, तभी आप उस वाहन को सार्वजनिक स्थान पर चला सकते हैं या चलवा सकते हैं। सीधी सी बात है, परमिटों की आवश्यकता है। परमिट के बगैर आप सार्वजनिक स्थान पर वाहन को नहीं चला सकते। परंतु कहता, परंतु मंजिली गाड़ी परमिट ऐसी किन्हीं शर्तों के अधीन रहती है जो परमिट में विनिर्दिष्ट की जाए, उस यान का उपयोग ठेका गाड़ी के रूप में करने के लिए प्राधिकृत करेगा। ये ठेका गाड़ी के लिए कह दिया है। जो मंजिली गाड़ी होती है, मंजिली गाड़ियों का मतलब है जो व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं, जैसे बस वगैरह है, उनके बारे में कह रहा है कि परमिट ऐसी किन्हीं शर्तों के अधीन रहती है जो परमिट में विनिर्दिष्ट की जाए, उस यान का उपयोग ठेका गाड़ी के रूप में करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। अगर मंजिली गाड़ी है आपकी, जैसे आपने कोई बस का ले रखा है परमिट वगैरह, तो परमिट में जो भी शर्तें हैं उसके अनुसार आप उसको ठेके पे भी चला सकते हैं, ठेका गाड़ी के रूप में भी चला सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश सरकार अपना ठेका गाड़ी के रूप में चला रहे हैं, जो मध्य प्रदेश परिवहन तक खत्म हो गया, सब क्या हो गया, ठेका हो गया। तो उसी के बारे में ये कह रहा है कि अगर इस तरीके की कोई गाड़ी है तो आप, अगर परमिट है उसका, तो परमिट की शर्तों के अनुसार आप उसको ठेका गाड़ी के रूप में चला सकते हो। ठेका क्या होता है, किसी दूसरे को दे दिया जाता है। आपका परमिट होता है, आप उसको दूसरे को ठेका दे देते हैं चलाने का, उसी तरीके से। परंतु एक और है इसमें, परंतु यह और की मंजिली गाड़ी से ऐसे ही किन्हीं शर्तों के अधीन रहती हुई जो परमिट में विनिर्दिष्ट की जाए, उस यान का उपयोग माल वाहन के रूप में करना, भले ही वह यात्रियों का वहन कर रहा हो या नहीं, प्राधिकृत किया जा सकेगा। ये क्या कह रहा है कि भाई कोई गाड़ी वगैरह है, कोई वाहन वगैरह है जो आप इस्तेमाल करते हैं, मंजिली गाड़ी वगैरह है, तो उसका उपयोग चाहे आप यात्रियों के रूप में कर रहे हो तो भी माल वाहन के रूप में किया जा सकता है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे कि माल जाएगा, यात्री जाएंगे, बस वगैरह है सबसे अच्छी उदाहरण आपने देखा होगा। बस वाले क्या करते हैं, यात्री भी जाता है और उसका परमिट रहता है, वो उसमें माल भी ले जाते हैं, दोनों काम करती हैं बसें। तो कुछ उसमें क्या होता है, सामान वगैरह भी लदान के ले जाया जाता है ना, कुरियर का भी काम करती हैं, वो सामान भी ले जा सकते हैं और उसमें क्या कर सकते हैं, यात्री भी जाते हैं, दोनों ही काम होते हैं। तो इस तरीके की उनको अनुमति दी जा सकती है कि यात्रियों के साथ साथ वो माल का वहन भी कर सकते हैं। परंतु है, परंतु यह और की माल वाहन परमिट ऐसी किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए जो परमिट में विनिर्दिष्ट की जाए, उसके धारक द्वारा चलाए जाने वाले व्यापार या कारोबार के लिए या उसके संबंध में माल का वहन करने के लिए यान का उपयोग करना प्राधिकृत करेगा। ये कह रहा है कि जो माल के लिए अनुज्ञप्ति दी जाएगी या परमिट दिया जाएगा, तो वो परमिट कैसे दिया जाएगा, धारक द्वारा चलाए जाने वाले व्यापार कारोबार के लिए या उसके संबंध में माल के वहन करने के लिए यान का उपयोग करना प्राधिकृत करेगा। अगर वो कोई व्यापार करता है, कारोबार करता है, उसमें कोई माल वगैरह ले जाया जाता है,
तो उसकी प्रकृति को देखते हुए उसके जो है माल के परमिट को कह लीजिए या माल के परमिट को अनुज्ञप्ति दी जाएगी। माल के परमिट की जो है प्राधिकृत किया जा सकता है ले जाने के लिए, अगर उसका कोई कारोबार चलता है उसकी प्रकृति को देखते हुए कि किस प्रकार का माल ले जाना है उसको अनुज्ञप्ति दी जा सकती है। परंतु एक और कहता है, परंतु यह भी कि जहां किसी परमिट यान को परमिट के साथ साथ इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति जारी की गई है, ऐसे यान का उपयोग यान के स्वामी के विवेकाधिकार पर या तो जारी परमिट या परमिटों के अधीन या ऐसी अनुज्ञप्ति के अधीन किया जा सकेगा। जैसे सिंपल सी बात है कि जब आपको अनुज्ञप्ति दी गई है तो परमिट में जो भी शर्तें वगैरह दी जाती हैं आप उन्हीं शर्तों के अनुसार क्या करेंगे, उसका इस्तेमाल आदि करेंगे माल वाहन का, जो भी परमिट में शर्तें हैं उनके अनुसार। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है माल वाहन परमिट का धारक यान का उपयोग किसी पब्लिक या अर्ध ट्रेलर के जो उसके स्वामित्व के अधीन नहीं है खींचने के लिए ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कर सकेगा जो विहित की जाए। ये कह रहा है कि भाई अगर आपके पास परमिट है, माल वाहन का परमिट है, लेकिन मान लो ट्रेलर का परमिट नहीं है, तो आप उन शर्तों के अधीन उस ट्रेलर को सिर्फ संयोजित करके मतलब खींच सकते हैं जो परमिट में शर्तें दी गई हों। तो उन शर्तों के अधीन रहते हुए आप ट्रेलर या अर्ध ट्रेलर, चाहे वो पब्लिक हो, इसमें लिखा पब्लिक, उपयोग किसी पब्लिक अर्ध ट्रेलर के जो उसके स्वामित्व के अधीन नहीं है खींचने के लिए ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो कर सकेगा जो विहित की जाए। जो भी शर्तें विहित की जाए उसके अधीन वो ट्रेलर जोड़ करके उससे खींच सकता है। मान लो आपकी गाड़ी है, आप पे ट्रेलर नहीं है, ट्रेलर किसी और का है, तो उसको भी आप उससे संयोजित करके खींच सकते हो, लेकिन शर्तें जो भी विहित की जाएंगी आपके जो अनुज्ञप्ति में कह लीजिए या जो आपके परमिट में जो शर्तें हैं उसमें जो शर्तें होंगी उसके अनुसार आप उसको लगा सकते हैं, उसमें खींच सकते हैं। परंतु जोड़ा है, परंतु किसी संलग्न यान का परमिट धारक संलग्न यान के मूल गति उत्पादक का उपयोग किसी अन्य ट्रेलर के लिए कर सकेगा। ये क्या कह रहा है, परंतु किसी संलग्न यान का परमिट धारक जो संलग्न यान है जुड़ा हुआ है मूल गति उत्पादक के उपयोग के किसी अन्य अर्ध ट्रेलर के लिए कर सकेगा। ये कह रहा है मूल उत्पादक के किसी अर्ध ट्रेलर के रूप में भी क्या किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो परमिट में है आपका वाहन है, यान है, उसका इस्तेमाल जो है उसके अर्ध ट्रेलर के रूप में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। केवल माल वाहन के लिए अर्ध ट्रेलर वगैरह है जो अलग हो जाता है, तो उसके रूप में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए तीसरी क्या कहती है, तीसरी थोड़ी बड़ी है। तीसरी कहती है उपधारा एक के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे, अर्थात किन किन को लागू नहीं होंगे। पहला कहता है कोई ऐसा परिवहन यान जो केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन है और ऐसी सरकारी प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसका किसी वाणिज्यिक उद्यम से कोई संबंध नहीं। कुल मिला के सरकार की संपत्ति, चाहे वो केंद्र सरकार की संपत्ति हो या राज्य सरकार की संपत्ति हो, तो केंद्र या राज्य सरकार की संपत्ति है वो वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है, केवल सरकार की संपत्ति और किसी अन्य प्रयोजन के लिए काम में लाया जाता है, तो उस पर ये जो धारा है लागू नहीं होती। बस इतना याद रखिए कि सरकार की संपत्ति है और वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए या कमर्शियल इस्तेमाल नहीं होती है, तो उस पर ये धारा लागू नहीं होगी। दूसरा कहता है कोई ऐसा परिवहन यान जो किसी स्थानीय प्राधिकारी के अथवा स्थानीय प्राधिकारी की से की गई संविदा के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन है और केवल सड़क को साफ करने, सड़क पर जल छिड़कने या सफाई के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। ये कह रहा है कोई स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति है या फिर स्थानीय प्राधिकारी ने संविदा के अधीन रख लेते हैं ना आजकल गाड़ियां, तो संविदा के अधीन जो गाड़ी रखी है उसके अधीन कोई गाड़ी है, कोई वाहन है, उसका उपयोग काय के लिए किया जाता है, सड़क को साफ करने के लिए, पानी छिड़कने के लिए या अन्य प्रयोजन के लिए, अन्य प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उस पर भी ये जो धारा है लागू नहीं होती। जैसे नगर पालिका के वाहन वगैरह होते हैं उन पर लागू नहीं होगा और नगर निगम नगर पालिका के वाहन है या तो उनके खुद के होते हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आजकल रखने लगे हैं, तो वो संविदा के अधीन भी प्राप्त होते हैं, तो उन पर भी ये लागू नहीं होगा। अगला कहता है कोई ऐसा परिवहन यान जो केवल पुलिस, दमकल या रोगी वाहन के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। तो ये याद रखें कि पुलिस के वाहन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, दमकल मतलब होता है आग बुझाने वाली गाड़ियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर रोगी वाहन एम्बुलेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो इन पर भी ये जो धारा है लागू नहीं होती। अगला कहता है कोई ऐसे परिवहन यान जो शवों के साथ जाने वाले व्यक्तियों के परिवहन के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। जो डेड बॉडी को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं ऐसे जो वाहन होते हैं
या उनके साथ जो व्यक्ति होते हैं उनको ले जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन पर भी ये धारा लागू नहीं होती। अगला कहता है कोई ऐसा परिवहन यान जो किसी बिगड़े हुए यान का अनुकर्षण करने के लिए या किसी बिगड़े हुए यान से माल को निरापद स्थान पर ले जाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कुछ वाहन ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल केवल इसलिए किया जाता है कि जब कोई वाहन बिगड़ जाता है तो उनकी मरम्मत करने के लिए पहुंच जाते हैं, या उनमें जो वाहन मान लीजिए कोई क्षतिग्रस्त हो गया है, सामान लदा है, तो उसका सामान उतार के एक दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इस तरीके के जो वाहन होते हैं उन पर भी ये जो धारा है लागू नहीं होती। अगला कहता है कोई ऐसा परिवहन यान जो किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है जो राज्य सरकार इस निमित्त विहित किए गए। तो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए यानी जनता के लिए जो प्रयोजन या सार्वजनिक कोई भी प्रयोजन हो सकता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उस पर भी ये जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार तो उस पर भी ये धारा लागू नहीं होती। मतलब उनको भी परमिट की अलग से कोई आवश्यकता नहीं है, सीधी सी बात है। आगे कहता है कोई ऐसा परिवहन यान जो मोटर यानों का विनिर्माण करने वाले या उनमें व्यवहार करने वाले या चेसिस से संलग्न किए जाने के लिए उसकी बॉडी बनाने वाले किसी व्यक्ति द्वारा केवल इस प्रयोजन के लिए हो और ऐसी शर्तों के अनुसार उपयोग में लाया जाता हो जो केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। तो ये कह रहा है कि भैया इस तरीके का कोई वाहन है या परिवहन है, मोटरयान है जो व्यवहार करने वाले, मतलब जो डीलर होता है व्यवहार करने वाले, जो डीलर वगैरह होते हैं जो चेसिस से संलग्न वगैरह कह रहा है, बॉडी बनाने वाले केवल ऐसे प्रयोजन के लिए जो विहित किए जाए, मतलब कुछ स्पेशल प्रोविजन के लिए कह लीजिए, स्पेशल जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है, इस तरीके के कोई वाहन वगैरह होते हैं तो उस पर भी ये धारा लागू नहीं होती। जो केंद्र सरकार ने जो नियम बनाए हैं राजपत्र में निकाल के, तो उन शर्तों के अधीन रहते हुए अगर उसका इस्तेमाल किया जाता है तो उस पर भी ये लागू नहीं होते। अगला कहता है कोई ऐसा माल यान जिसका सकल यान भार 3000 किलोग्राम से अधिक नहीं है। तो 3000 किलोग्राम से अधिक भार नहीं है उन पर भी ये धारा लागू नहीं होती। तो वाहन का भार भी इंपॉर्टेंट है, तो 3000 किलोग्राम से भार ज्यादा नहीं है तो उस पर भी ये धारा लागू नहीं होगी। अगला कहता है ऐसी शर्तों के अधीन रहती हुई जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे कोई ऐसा परिवहन यान जो एक राज्य से खरीदा गया है और किसी यात्री या माल का वहन किए बिना उस राज्य में या किसी अन्य राज्य में स्थित किसी स्थान को जा रहा है। तो ये कह रहा है केवल खरीद के ले जा रहे हैं आप, उस समय ये इस पे भी परमिट वाला जी कि एक राज्य से खरीदा दूसरे स्थान पर जा रहा है तो उस पर भी ये लागू नहीं होता। आप खरीद के जा रहा है, मान लो बड़ा वाहन है तो उसको खरीद के जा रहा है तो वो चल कर ही जाएगा ना, तो ऐसे वाहनों पे फिर परमिट की आवश्यकता नहीं क्योंकि वो केवल जा रहा है अभी, है ना, तो उस पे परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। अगला कहता है कोई ऐसा परिवहन यान जो धारा 43 के अधीन अस्थायी तौर पर रजिस्ट्रीकृत है उस समय जब वह यान के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन से खाली ही किसी स्थान को जा रहा है। ये कह रहा है कि रजिस्ट्री के तहत है कोई धारा 43 की अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत है और एक स्थान से दूसरे स्थान है और केवल खाली जा रहा है, कोई माल ढोक कर नहीं जा रहा है, केवल एक स्थान से दूसरे स्थान को मिलाकर उसको ले जा रहे हैं, तो ऐसे वाहनों पर भी ये जो है धारा लागू नहीं होगी। परमिट वाली बात इस पे भी लागू नहीं होगी। अगला खत्म हो चुका है। अगला है इसका कोई ऐसा परिवहन यान जैसे बाढ़, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक वित्तीय सड़क पर बाधा या अकल्पित परिस्थितियों के कारण अपने मार्ग के बदले किसी अन्य मार्ग से भले ही वह राज्य के अंदर हो या बाहर इस दृष्टि से भेजा जाना आवश्यक है कि वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके। तो ये कह रहा मार्ग परिवर्तन की वजह से ये कोई वाहन है जो कोई भी प्राकृतिक आपदा आ गई है इसकी वजह से मान लो मार्ग बंद हो गया तो वो दूसरे रास्ते से जा रहा है, उसको दूसरे रास्ते से पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसे जो वाहन मतलब टेम्परेरी रूप से, कोई परमानेंट तो जा नहीं रहा, टेम्परेरी जहाँ उसका परमिट होगा वहां जाएगा, उस रास्ते से जाएगा। लेकिन मान लीजिए प्राकृतिक कोई आपदा आ गई है इस वजह से मार्ग परिवर्तन हो गया उसका, तो इस तरीके से अगर वो स्थान परिवर्तन करके जा रहा है तो उस पर भी ये वाली जो परमिट वाली जो शर्त है वो लागू नहीं होगी। अगला कहता है कोई ऐसा परिवहन यान जो ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है जैसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार आदि द्वारा विनिर्दिष्ट करे। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी आदेश से या कह लीजिए किसी स्पेशल काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ऐसे वाहनों पर भी जो है ये धारा लागू नहीं होती, मतलब उनको अलग से परमिट की आवश्यकता नहीं। अगला कहता है कोई ऐसा परिवहन यान जो अवक्रय, पट्टा, अडवान करार के अधीन और जिसे स्वामी के व्यतिक्रम के कारण उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से जिसके साथ स्वामी ने ऐसा करार किया है कब्जे में ले लिया है उसने
जिससे कि ऐसा मोटर यान अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके। तो ये कब्जे वाले वाहन की बात कह रहा है कि मान लो आपने पैसा में नहीं चुकाया तो गिरवी पट्टा वगैरह किसी भी तरीके से आपने कब्जे में ले लिया है, अब कब्जे में लेके आप उसको ले जा रहे हैं, तो ले जा रहे हैं तो ऐसे वाहनों पर भी परमिट वगैरह की आवश्यकता नहीं है। सीधी सीधी बात है, किसी वाहन को केवल ले जा रहे हैं तो इसके लिए परमिट की आवश्यकता नहीं। कमर्शियल वाहन है, आप उसको उड़ा के तो ले नहीं जाओगे, है ना। और मान लो बड़ा वाहन है तो ऐसा भी नहीं कि आप किसी ट्रेलर में लाद के ले जाओ। मान लो बड़ा वाहन चला के ले जा रहा है, केवल ले जा रहे हो एक स्थान से दूसरे स्थान, तो ये जो धारा है लागू नहीं होती। अगला कहता है कोई परिवहन यान उस समय जब वह खाली है मरम्मत के प्रयोजनों के लिए किस स्थान को जा रहा है। अब मरम्मत के लिए जा रहा है, केवल सुधरने के लिए जा रहा है। क्या होता है, कुछ बड़े वाहन ऐसे होते हैं जो कोई स्टेट में नहीं सुधरते, कुछ पर्टिकुलर स्टेट में ही सुधरते हैं या किसी स्थान पर ही सुधरते हैं। तो ऐसे ऐसे में आप केवल उसको मरम्मत के लिए ले जा रहे हैं तो वहां परमिट की फिर आवश्यकता नहीं होती है। उन ऐसे वाहनों के लिए जो केवल मरम्मत के लिए या सुधारने के लिए जा रहे होते हैं, उनमें आपको परमिट की आवश्यकता नहीं। अगला कहता है किसी परिवहन यान को जिससे धारा 67 की उपधारा 3 के अधीन किसी स्कीम के अधीन या धारा 88 का की उपधारा 1 के अधीन कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई है या वह ऐसे आदेशों के अधीन चल रहा है जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए। तो ये कह रहा है कोई स्कीम के तहत कोई वाहन वगैरह है या जो केंद्र सरकार अनुज्ञप्ति धारित तो करे था लेकिन कोई स्कीम वगैरह के तहत जिससे को दिया गया था या स्कीम से छूट प्राप्त है, कोई ऐसा कोई वाहन है और जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के आदेश जो जारी किया था उसके अनुसार चलाया जा रहा है, तो ऐसे वाहनों के लिए भी परमिट वगैरह की आवश्यकता नहीं है। चौथा कहता है इसका उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए उपधारा 1 किसी ऐसे मोटर यान को जिसे ड्राइवर के अलावा 9 से अधिक व्यक्तियों का वहन करने के अनुकूल बना लिया गया हो तब लागू होगी जब राज्य सरकार धारा 96 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा ऐसा विहित करे। ये कह रहा है कि भाई कोई वाहन है, आपने उसको इस तरीके से बना लिया है कि उसमें क्या लिखा है 9 से अधिक ड्राइवर के अलावा, मतलब ड्राइवर को छोड़ते हुए 9 व्यक्ति उसमें बैठ सकते हैं। तो इस तरीके का वाहन अगर आपने बना लिया है तो इस पे इस अधिनियम के जो प्रोविजन तभी लागू होंगे जब राज्य सरकार ने धारा 96 के अधीन नियम द्वारा ऐसा विहित करी, मतलब राज्य सरकार आवश्यक समझती है तभी आप पे जो है परमिट की शर्त लागू होगी, अन्यथा नहीं। अगर राज्य सरकार ने घोषित कर रखा हो कि भाई 9 से अधिक है या 9 है तो परमिट चाहिए, तो फिर आपको परमिट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए धारा 66 ए राष्ट्रीय परिवहन नीति, ये सेक्शन याद रखना आप। 66 ए सेक्शन, सॉरी 66 ए, 66 ए जो है आपको सेक्शन याद रखना है, परिवहन नीति, राष्ट्रीय परिवहन नीति। तो इसमें केवल सेक्शन याद रखना है आपको, राष्ट्रीय परिवहन नीति पूछा जाता है सेक्शन की राष्ट्रीय परिवहन नीति से संबंधित धारा कौन सी है। ठीक है, ये देखिए राष्ट्रीय लगा तो केंद्रीय सरकार बनाएगी, है ना। पहला देखिए ये क्या कहता है, पहला कहता है केंद्र सरकार राज्य सरकारों और अन्य अभिकरणों की सहमति से इस अधिनियम के उद्देश्यों से संगठित राष्ट्रीय नीति निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए तैयार करेगी। तो ये कह रहा है केंद्र सरकार तैयार करेगी। कौन तैयार करेगा, केंद्र। किसके सहयोग से, मतलब किसके सहयोग से, राज्य सरकार और अन्य प्राधिकरण है उनके सहयोग से नीति तैयार करेगी। जब नीति तैयार करेगी स्वाभाविक सी बात है राज्यों की मदद भी ली जाएगी और जो प्राधिकरण होते हैं उनकी भी मदद ली जाएगी। उसके अलावा उनकी सहायता से केंद्र सरकार क्या करेगी कि राष्ट्रीय नीति तैयार करेगी। तो उसमें कई पॉइंट हैं। फिर इसमें पहला पॉइंट कहता है यात्री और माल परिवहन के लिए योजना फ्रेमवर्क तैयार करना जिसके भीतर परिवहन निकाय परिचालन करेंगे। ये कह रहा है एक फ्रेमवर्क मतलब एक खांचा, एक आंकड़ा, खांचा। फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक खाका तैयार करेगी ये, कि भाई जो वाहन वगैरह, जो यात्री वाहन वगैरह जो होते हैं, योजना फ्रेमवर्क तैयार करना जिसके भीतर परिवहन निकाय प्रचालन। तो परिवहन जो वाहन वगैरह होते हैं कैसे चलेंगे, कैसे काम करेंगे, क्या होगी, वो सारी शर्तों के बारे में नियम या नीतियां कौन बनाएगा, केंद्र सरकार बनाएगी। दूसरा एकीकृत मल्टी मॉडल परिवहन प्रणाली के परिधान के लिए सड़क परिवहन के सभी रूपों में रूपों के लिए मध्यम और दीर्घ अवधि योजना ढांचा स्थापित करना। पत्तनों, रेल, विमानन से संबंधित प्राधिकारियों और अभिकरणों के साथ स्थानीय और राज्य स्तर योजना
भूमि धरती विनियामक प्राधिकरण के साथ परामर्श से परिवहन सुधार अवसंरचना विकास के क्षेत्रों की पहचान करना। तो कुल मिला के ये कह रहा है एकीकृत मल्टी मॉडल परिकृत प्रणाली होती है ना कि किस तरीके से वाहन वगैरह जो, उसके अलावा ये कह रहा है सड़क परिवहन के सभी रूप के मतलब किस तरीके के क्या होता है, सरकार केंद्र सरकार ये तय करती है कि वाहन जो चलाए जाएंगे कहाँ चलाए जाएंगे कैसे चलाए जाएंगे, सड़कें वगैरह बनाई जाएंगी जैसे दिल्ली में बना दी गई है ना, बसों के लिए अलग एक स्पेशल दे रखा है, उस तरीके से सरकार जो है केंद्र सरकार चाहे तो नीतियां बना सकती है। माल वाहन वगैरह होते हैं उनके लिए बना सकती है नीतियां, कार्गो वगैरह बना दिए जाते हैं कहाँ वाहन खड़े होंगे कहाँ वाहन आएंगे, है ना, उनका एक निश्चित स्थान होगा, इस तरीके की जो भी सारी चीजें हैं उसके बारे में भी केंद्र सरकार जो है नियम वगैरह बना सकती है। विकास क्षेत्र के वही है कि काम माल के कार्गो मोस्टली बना रहता है, आपने सुना होगा ना कि जहाँ पे वो माल वाहन आते हैं सारे ट्रक एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं फिर उस तरह से माल ढोया जाता है शहर में, तो उस तरीके की जो नीतियां हैं केंद्र सरकार वगैरह बना सकती है, किस तरीके से सुधार किया जाए, है ना, इस तरीके के नियम केंद्र सरकार बना सकती है। तीसरा कहता है परमिट और स्कीमों को अनुदत्त करने के लिए ढांचा स्थापित करना, कि भाई कैसे परमिट स्थापित मतलब परमिट कैसे दिए जाएंगे, क्या स्कीमें होंगी, वो सारी चीजों के बारे में जो है केंद्र सरकार नियम बना सकती है। अगला सड़क द्वारा परिवहन के लिए सामरिक नीति स्थापित करना और परिवहन के अन्य साधनों के साथ एक संपर्क के रूप में उसकी भूमिका। तो सड़क द्वारा परिवहन के लिए सामरिक नीति कि सड़क जो परिवहन होगा तो कैसे किया जाएगा, सड़क के द्वारा परिवहन हो रहा है तो कैसे किया जाएगा, क्या नीति होगी, उसके बारे में भी नियम केंद्र सरकार बना सकती है। ये कोई खास नहीं है, थोड़ा सा पढ़ना ही है बस, बाकी आपको सेक्शन याद रखना है ना। आगे है परिवहन प्रणाली के लिए सामरिक नीतियों की पहचान करना और पूर्विकताओं को विनिर्दिष्ट करना जो वर्तमान तथा भावी चुनौतियों पर ध्यान दे। तो जो भी चुनौतियां वगैरह होती हैं वाहनों को चलाने में, सभी वाहनों से भी संबंधित है रोड से भी संबंधित है, उन सबके बारे में नियम केंद्र सरकार बना सकती है। आगे है मध्यम से दीर्घ अवधि सामरिक निर्देश पूर्विकताओं और कठिनाइयों का उपबंध करना। तो ये कह रहा है जो भी परेशानियां वगैरह हैं, जो भी दिक्कतें वगैरह होती हैं उनको निराकरण करना, उनके बारे में नियम बनाना, ये भी केंद्र सरकार कर सकती है। आगे है प्रतिस्पर्धा, नव परिवर्तन, सक्षमता में वृद्धि, बेरोक टोक सचलन सचलता और माल या पशु धन या यात्रियों के परिवहन में बेहतर दक्षता के संसाधनों का मितव्ययी उपयोग, मतलब सुगमता करना एक तरीके से, जो भी वाहन वगैरह होते हैं उसमें यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा दिक्कत ना हो, है ना, दिक्कत ना हो, पशु वगैरह हो माल वगैरह हो, मतलब सुगमता से हो सके ये सारे काम, उसके बारे में भी नियम वगैरह बना सकती है। और कंपटीशन हो सके, है ना, एक चार बसें होंगी, चार जगह होंगी, चार परिवहन होंगे तो कंपटीशन उस तरीके का जो है माहौल बनाया जा सकता है, केंद्र सरकार द्वारा इस तरीके के नियम बनाए जा सकते हैं। अगला कहता है परिवहन क्षेत्र में प्राइवेट भागीदारी और पब्लिक प्राइवेट भागीदारी को बढ़ाते हुए जनता के हितों के सुरक्षा उपायों और साम्यों का संवर्धन करना। तो ये कह रहा है प्राइवेट क्षेत्र को भी थोड़ा प्रोत्साहन देना, उसको भी शामिल करना, है ना, ताकि सुविधाएं बढ़े लोगों की, इस तरीके के भी नियम जो है केंद्र सरकार जो है बना सकती है। अगला परिवहन और भू उपयोग योजना के लिए एकीकृत अप्रोच का प्रदर्शन करना। ये क्या कह रहा है, परिवहन और भू उपयोग के लिए एकीकृत मतलब पर्टिकुलर एकीकृत अप्रोच करना, उसको बढ़ावा देना, एकीकृत का मतलब है उसको बढ़ावा देना, तो बढ़ावा देने के लिए भी केंद्र सरकार नियम बना सकती है। अगला कहता है उन चुनौतियों की पहचान करना जिसको राष्ट्रीय परिवहन नीति दूर करना चाहती है। तो जो भी चुनौतियां हैं जो भी कठिनाइयां उनको दूर करने के लिए जो है नियम बना सकती है, कौन कौन सी कठिनाइयां आ रही हैं, कौन कौन सी कठिनाइयों को दूर करना है उसके बाद। अगला कहता है कोई अन्य विषय पर ध्यान देना जो केंद्र सरकार द्वारा सुसंगत समझा जाता है, इसके अलावा अन्य कोई विषय हो सकता है। तो ये केवल एक बार पढ़ना था, बाकी इसमें आपको दोबारा ना पढ़ना है, आपको केवल ये जो है सेक्शन इसका याद रखना है कि राष्ट्रीय परिवहन नीति कहाँ है, 66 है। कुल मिला के सुधार, राष्ट्रीय परिवहन नीति क्या है, सीधा सीधा मतलब है कि जो परिवहन है उसमें सुधार करना, उसको और भी बेहतर बनाना, सीधा सीधा आपको इतना याद रखना है कि परिवहन से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें उनको और भी बेहतर बनाना, और भी अच्छा कार्य कुशल बनाना, ताकि जो है ठीक तरीके से परिवहन हो सके। इसमें ऐसा नहीं कि केवल परिवहन परिवहन से जुड़ी चीजें भी हैं और जो रोड वगैरह जुड़ी हुई हैं वो वाली चीजें भी हैं, मतलब सारी चीजें जो परिवहन से जुड़ी होती हैं वो आती हैं ताकि परिवहन को बेहतरीन बनाया जा सके, आसान बनाया जा सके, है ना, कोई दिक्कत ना हो, यात्रियों को भी ना हो, वाहनों को भी ना हो, सारी चीजें। तो इससे संबंधित नियम बनाना है, केंद्र सरकार बनाएगी। इसके बाद आप आता है 66 बी।
66 भी कहता है परमिट धारकों के विरुद्ध स्कीमों के अधीन अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन करने और धारण करने के विरुद्ध कोई वर्जन ना होना। ये कह रहा है स्कीमों के अधीन, अगर कोई व्यक्ति स्कीम के तहत कोई वाहन वगैरह जो भी स्कीम निकलती है उसके तहत करता है तो कोई रोक नहीं है, उस पर वर्जन ना होना यानी उसकी कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। ये कहता है जो कोई व्यक्ति जो इस निमित्त इस अधिनियम के अधीन जारी परमिट धारण करता है, मतलब उसके पास परमिट है, वैलिड परमिट है इस अधिनियम के तहत, अगर वो कोई परमिट धारण करता है तो ये कहता है धारा 67 की उपधारा 3 या धारा 68 ए की 88 ए की उपधारा 1 के अधीन बनाए गए स्कीम के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने से ऐसे परमिट धारण करने के कारण ही निरस्त नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि भाई अगर कोई व्यक्ति परमिट धारण करे हुए है इस अधिनियम के तहत और कोई स्कीम वगैरह निकलती है और वो स्कीम के तहत अगर आवेदन करता है परमिट धारण के लिए तो केवल इस बात से कि आपको पहले से परमिट दिया हुआ है तो वो अयोग्य नहीं हो जाता, वो स्कीम के तहत भी आवेदन कर सकता है भले ही वो पहले से परमिट धारी हो, और अगर स्कीम है तो वो स्कीम में अप्लाई कर सकता है। सीधी सीधी बात कह रहा है कि स्कीम में अप्लाई। अब स्कीम क्या होती है, स्कीम तो यही है सरकार ने कोई छूट निकाली कोई बात कही तो भले ही वो पहले से परमिट धारी हो तो वो स्कीम के तहत भी आवेदन कर सकता है, रोक नहीं है उस पर। दूसरा कहता है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी स्कीम के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करने पर ऐसे परमिट को रद्द करने की अपेक्षा नहीं होगी। अब ये कह रहा है कि भाई आपको जब स्कीम के तहत कोई लाभ दे दिया जाता है तो जो पहले से आपके पास जो परमिट था उसको रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। तो दो ही बातें हैं इसमें कि अगर आप पहले से परमिट धारी हैं और कोई स्कीम निकली कोई योजना निकली और उस योजना का आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आप लाभ उठा सकते हैं, उसकी कोई रोक टोक नहीं है। दूसरा कहता है उस योजना का अगर आपको कोई लाभ मिला है तो ऐसा नहीं कि आपका जो पहले परमिट था उसको निरस्त करने की आवश्यकता नहीं, बस ये समझ लीजिए वो लाभ भी आपको मिलने लगेगा। तो परमिट को निरस्त करने की आवश्यकता नहीं, उल्टा आपको अगर लाभ दिए मिल जाता है तो वो लाभ आपको दिया जाएगा। इसके बाद देखिए 67 कहता है राज्य सरकार की सड़क परिवहन का नियंत्रण करने की शक्ति, ये राज्य सरकार की है। राज्य सरकार, यहाँ राज्य सरकार की सड़क परिवहन नियंत्रित करने की शक्ति। तो राज्य सरकार की सड़क परिवहन को नियंत्रित की, ठीक है, नियंत्रण करने की शक्ति, ठीक है, नियंत्रित की है, कोई बात नहीं। पहला देखिए क्या कहता है इसमें, पहला कहता है कोई राज्य सरकार निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, ये स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। पहला कहता है पब्लिक व्यापार और उद्योग को मोटर परिवहन के विकास द्वारा प्रस्तावित फायदों, पहला कह रहा है पब्लिक व्यापार और उद्योगों को मोटर परिवहन के विकास द्वारा प्रस्तावित फायदों, मतलब जो भी विकास होता है उसके फायदे, चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे व्यापार हो चाहे उद्योग हो उनके लिए। सड़क और रेल परिवहन को समन्वित करने की वांछनीयता, कि सड़क और रेल को एक साथ मतलब जो है समन्वित करने जोड़ने के लिए, है ना। सड़क प्रणाली की अवनति को निवारित करने की वांछनीयता, मतलब सड़क प्रणाली को भी दुरुस्त करना, कुल मिला के सड़कों की भी हालत सुधारना। परिवहन सेवा प्रदाताओं के बीच प्रभावी प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करने के लिए, मतलब कंपटीशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा तो सुविधाएं बढ़ेंगी, जो बेहतरीन सुविधा देगा लोग उधर ही जाएंगे। तो इसके लिए तो ये सारी चीजों के लिए राज्य सरकार जो है समय समय पर लिखा है, समय समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण दोनों को यात्रियों की सुविधा, आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धा, किराए भीड़ भाड़ को रोकने और सड़क सुरक्षा के लिए निर्देश जारी कर सकेगी। तो आर्थिक रूप से ये लिखा ना किस किस के लिए, मतलब समय समय पर ये जो राज्य सरकार है अधिसूचना द्वारा जो प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण है और दोनों यात्रियों की सुविधा, आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धा, मतलब आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धा कंपटीशन बढ़ाना और किराए भीड़ भाड़ को रोकना और सड़क सुरक्षा के लिए निर्देश जारी कर सकेगी कि भाई किन किन निर्देशों का आपको पालन करना पड़ेगा। कंपटीशन बढ़ा सकती है, किराए वगैरह भीड़ भाड़ ना हो, मतलब इन सारी चीजों के लिए व्यवस्था कर सकती है, उसके बारे में केंद्र राज्य सरकार जो है नियम बना सकती है, या कह दीजिए राजपत्र में जो है नोटिफिकेशन निकाल सकती है कि क्या सुविधाएं होना चाहिए, मूलभूत क्या सुविधाएं
होनी चाहिए, किस प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए, किस प्रकार का किराया होना चाहिए, कितने यात्री आप ले जा सकते हैं, वो सारी शर्तों के बारे में जो है राज्य सरकार क्या कर सकती है, राज्य पत्र में या गजट में जो है नोटिफिकेशन निकाल सकती है। दूसरा कहता है मंजली गाड़ी, ठेका गाड़ी और माल परिवहन के लिए किराया और माल भाड़ा नियत करने से संबंधित उपधारा 1 के अधीन किसी निर्देश में यह उपबंध किया जा सकेगा कि ऐसे किराए या माल भाड़े में यात्री और माल पर कर से संबंधित तत्समय प्रबद्ध किसी विधि के अधीन मंजली गाड़ी, ठेका गाड़ी या माल वाहनों के प्रचालकों को यथास्थिति यात्रियों या माल भेजने वालों द्वारा संदेह कर भी सम्मिलित होगा। जो टैक्स के बारे में कह रहा है कि भाई जब आप वाहन ले जाते हैं तो चाहे माल वाहन हो, चाहे यात्री वाहन हो, चाहे ठेका किसी भी प्रकार का कुल मिला के वाहन हो, तो उसके बारे में टैक्स के बारे में भी जो है, कर के बारे में भी सरकार प्रोविजन कर सकती है कि भाई ये तो होगा, इसके अलावा आपको टैक्स भी वगैरह जो है पे अलग से करना पड़ेगा। सुविधा कर कहते हैं जिसे, उस तरीके का जो है आपको देना पड़ेगा। परंतु कहता है परंतु राज्य सरकार ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह उचित समझे और उपधारा 1 के खंड घ में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को हासिल करने के लिए अध्याय के अधीन सभी या किन्हीं उपबंधों को शिथिल कर सकेगी। ये कह रहा है, आगे पढ़ेंगे अध्याय जो है खंड ख, उपधारा 1 के खंड घ डी में जो है उनको प्रति, ये ऊपर पढ़ा था ना जो परिवहन प्रतिस्पर्धा वगैरह बढ़ाने के लिए, तो ये कह रहा है कि उससे संबंधित जो है सरकार जो जो है कोई भी नियम में शिथिल कर सकती है, मतलब छूट दे सकती है प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए। बहुत सी वजह है, तो उसके लिए अपने नियमों में जो छूट देना चाहती है राज्य सरकार, तो छूट भी दे सकती है। तीसरा कहता है इस अधिनियम के में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन जारी की किसी परमिट की रूपांतरित कर सकेगी या मालों और यात्रियों के परिवहन के लिए स्कीम बना सकेगी और ऐसी स्कीमों के अधीन परिवहन के विकास और दक्षता के संवर्धन के लिए अनुज्ञप्तियां जारी कर सकेगी। ये कह रहा है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए परमिट को क्या कर सकती है, रूपांतरण कर सकती है उसका, और यात्रियों वगैरह हैं जिनके लिए स्कीमें बना सकती हैं, मतलब जो भी उसको ठीक लगता है वो सारे कार्य जो है राज्य सरकार कर सकती है। कौन कौन से बारे में, अंतिम स्थान को संपर्क, ग्रामीण परिवहन, ट्रैफिक की भीड़भाड़ को कम करना, शहरी परिवहन में सुधार करना, सड़क के उपयोगकर्ता की सुरक्षा, ये सारी चीजों के बारे में जो है राज्य सरकार जो है नियम बना सकती है कि किस तरीके से संपर्क वगैरह। आगे और भी है, ग्रामीण में क्षेत्र में परिवहन की व्यवस्था कैसी होगी, ट्रैफिक भीड़ भाड़ से बचाने के लिए उपाय, शहरी परिवहन मतलब जो शहर में बसें वगैरह चलती हैं, परिवहन चलती है, यात्रियों को सुविधाएं देना, कुल मिला के सड़क में उपयोग, ये सारी चीजों के बारे में जो है राज्य सरकार नियम बना सकती है। अगला कहता है परिवहन अस्थियों का बेहतर उपयोग कैसे किया जाएगा, जो भी सुविधाएं हमारे पास जितने भी संसाधन है उनका सीमित उपयोग या कह लीजिए और भी बेहतर उपयोग कैसे किया जाएगा उसके बारे में। प्रतिस्पर्धा, उत्पादकता और दक्षता के माध्यम से क्षेत्र को आर्थिक ओजस्वी का वर्धन करना, कि प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन के माध्यम से कि लोगों को और भी अच्छी सुविधाएं वगैरह हो, लोगों की पहुंच और सचलता में वृद्धि करना, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, ऊर्जा संरक्षण का संवर्धन, जीवन की क्वालिटी में सुधार, परिवहनों के तरीके में और उनमें परिवहन प्रणाली को एकीकरण और संपर्क का वर्धन, ऐसे अन्य विषय जिन्हें केंद्र सरकार उचित समझे। तो कुल मिला के जो है परिवहन की जो व्यवस्थाएं हैं उसको बेहतर करने की कोशिश करेगी राज्य सरकार। किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकते हैं, कोई भी तरीके हो सकते हैं, उनके लिए नियम बनाएगी कि कैसे वाहन चलेंगे। पर्यावरण है तो पॉल्यूशन पॉलिसी बनाई रखी है सरकार ने कि भाई इतना पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो वो सारी चीजें हैं उनके बारे में सरकार नियम बना सकती है। इसके अलावा जो रोड वगैरह होते हैं उनकी मरम्मत वगैरह ठीक तरीके से कैसा ना हो, तो ये सारी चीजें जो है उसकी बेहतर जो है परिवहन के लिए व्यवस्थाएं जो है राज्य सरकार कर सकती है, उसके लिए नियम बना सकती है। केवल नियम बनाती सरकार है ना, करती नहीं है, हालांकि वो बात अलग है। तो इसमें यही कह रहा है कि सरकार क्या करेगी, नियम बना देगी, नियम बना करके क्या करेगी, बेहतर व्यवस्था की कोशिश करेगी। तीसरा चौथा कहता है उपधारा 3 के अधीन विरचित स्कीम प्रभारित की जाने वाली फीसों, आवेदन के प्रारूप और अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने को, जिसके अंतर्गत ऐसी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण, निलंबन, रद्द करना या उपांतरण है कि विनिर्दिष्ट कर सके। तो वो ये तो आप जानते हैं सरकार कोई काम फ्री में तो करती नहीं, वही कह रहा है फीसें क्या होंगी, आवेदन कैसे करेंगे, उन सब के बारे में भी सरकार जो है नोटिफिकेशन निकाल सकती है, कैसे रद्द की जाएगी अनुज्ञप्ति, कैसे दी जाएगी, कैसे उनका नवीनीकरण किया जाएगा,
इन सब चीजों के बारे में भी जो है राज्य सरकार अधिसूचना में या गजट में नोटिफिकेशन निकाल के नियम वगैरह बना सकती है। अब देखिए 68, ये भी काफी बड़ा है, सेक्शन 68, इनको भी केवल पढ़ना है। ये कहता है परिवहन प्राधिकरण, इसको भी सेक्शन याद रखेंगे आप, परिवहन प्राधिकरण। तो परिवहन प्राधिकरण के बारे में है 68, ये सेक्शन याद रखना, ये भी आपको। इसमें देखिए क्या कहता है, पहला कहता है राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिए एक राज्य परिवहन प्राधिकरण गठित करेगी जो उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा, और उसी प्रकार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण गठित करेगी जो प्रत्येक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के संबंध में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में जिन्हें इस अध्याय में प्रदेश कहा गया है सर्वत्र उन शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो ऐसे प्राधिकरणों को इस अध्याय के द्वारा अधीन प्रदान की जाए, परंतु संघ राज्य क्षेत्र में प्रशासक किसी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण का गठन करने से प्रवृत्त रह सकेगा। ये क्या कह रहा है, ये कहता है राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिए एक राज्य परिवहन प्राधिकरण गठित करेगी और साथ में प्रदेशों में प्रादेशिक जो परिवहन है उनका भी गठन कर सकती है। तो राज्य के लिए एक राज्य परिवहन निगम का जो भी कहते हैं पहले था, अब इसमें तो लिखा है कि गठन करेगी, तो राज्य सरकार एक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिए एक राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन करेगी, और जो प्रदेश उसके बाद उसके अलावा वो जो कौन सी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो धारा 3 में उसके उपधारा 3 में जो दी गई उन शक्तियों का प्रयोग करेगा प्रदेश में, या किसी पूरे प्रदेश में कर सकता है या किसी जिले विशेष में, संभाग विशेष में कर सकता है। प्रादेशिक परिवहन का गठन करेगी जो प्रत्येक प्रादेशिक परिवहन में का प्राधिकरण के अधिसूचना में विवरण इस इन्हीं अध्याय के अनुसार, ठीक है। तो क्या करेगी राज्य सरकार, एक प्रादेशिक परिवहन राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन करेगी, साथ ही साथ प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण का भी गठन करेगी, दोनों का करेगी। तो एक राज्य परिवहन प्राधिकरण होगा और एक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण होगा, उनकी गठन कौन कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। लेकिन ये कह रहा है परंतु के संघ राज्य क्षेत्र में छूट है, संघ राज्य क्षेत्र वाले चाहें तो उनको छूट है, वो जरूरी नहीं कि वो प्रादेशिक परिवर्तन ये जो प्रादेशिक परिवहन है उसका गठन करें, तो उन पर ये लागू नहीं होगा। संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र सरकार के अधीन जो होते हैं, राजधानी क्षेत्र के जो क्या कहते हैं, जो संघ के अधीन आते हैं, कुल मिला के केंद्र के अधीन आते हैं, ऐसे प्रदेश अगर है तो उनको छूट है, वो नहीं करते, उन पर ये धारा लागू नहीं होगी। दूसरा कहता है राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ऐसे एक अध्यक्ष से जिसे न्यायिक अनुभव या अपील या परीक्षण प्राधिकारी या न्याय निर्णय प्राधिकारी के रूप में अनुभव प्राप्त है जो किसी विधि के अधीन कोई आदेश पारित करने में या विनिश्चित करने में सक्षम है, तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में 4 से अनधिक ऐसे अन्य व्यक्ति से, चाहे वे शासकीय हो या ना हो, तथा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की दशा में 2 से अनधिक ऐसे अन्य व्यक्तियों से, चाहे वे शासकीय हो या ना हो, जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करना ठीक समझे मिलकर बनेगा। किंतु ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका किसी परिवहन उपक्रम में कोई वित्तीय हित है, चाहे स्वामित्वधारी कर्मचारी के रूप में या अन्यथा राज्य या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा, ना ही बने रहने दिया जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति जो ऐसे किसी प्राधिकरण का सदस्य है किसी परिवहन उपक्रम में कोई वित्तीय हित अर्जित कर लेता है, तो वह ऐसा हित अर्जित कर लेने के 4 सप्ताह के अंदर ऐसे हित के अर्जन की लिखित सूचना राज्य सरकार को देगा तथा पद रिक्त कर देगा। ये कह रहा है कि एक प्राधिकरण बनाया जाएगा, उसमें क्या है, प्राधिकरण में एक विधि का अनुभव रखने वाला व्यक्ति या ऐसा कोई व्यक्ति जो न्याय का अनुभव रखता हो, अपील पुनरीक्षण का अनुभव रखता हो, है ना, न्याय रखता हो, सक्षम हो, तथा राज्य परिवहन प्राधिकरण की एक मिनट अध्यक्ष के रूप में, अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होगा इसमें। सबसे पहले तो अध्यक्ष कैसे व्यक्ति को बनाया जाएगा, अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया जाएगा जो कुल मिला के न्याय का अनुभव रखता हो, अपील पुनरीक्षण ये सब को निपटाने की उसमें क्षमता हो, इस तरीके का एक व्यक्ति होगा तो उसे अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो कुल मिला के अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो न्याय का अनुभव रखता हो, है ना। दूसरा कहता है इसमें सदस्य होंगे, 4 सदस्यों से मिलकर बनेगा, तो ये 4 सदस्य होंगे, निजी भी हो सकते हैं, सरकारी भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकते हैं। तो इनमें से 4 इनके सदस्य होंगे। और जो राज्य परिवहन की जी कह रहा है, और प्रादेशिक परिवहन है वहां 4 की जगह कितने होंगे, 2 सदस्य होंगे। राज्य परिवहन में 4 सदस्य होंगे, राज्य परिवहन
प्राधिकरण जो है उसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, बस इतना याद रखें, है ना जी। निजी कोई भी हो सकते हैं, 4 सदस्य जो है वो कोई भी हो सकते हैं, सरकारी व्यक्ति भी हो सकते हैं, निजी व्यक्ति भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं। एक है प्रादेशिक परिवहन, प्राधिकरण, यहाँ भी एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होंगे, अध्यक्ष और 2 सदस्य, ये इनका होगा, है ना। इस तरीके से ये बनाया जाएगा, ठीक। परंतु कहता है, परंतु इस उपधारा की किसी बात में यथास्थिति राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सदस्यों में से कोई ऐसे प्राधिकरण की बैठकों में उस दौरान जब अध्यक्ष अनुपस्थित है सभापतित्व करने से इस बात के होते हुए भी निवारित ना होगा कि ऐसे सदस्य को न्यायिक अनुभव या अपील या पुनरीक्षण या ऐसी न्याय निर्णय प्राधिकारी के रूप में कोई अनुभव प्राप्त नहीं है, या जो किसी विधि के अधीन कोई आदेश पारित करने या विनिश्चय करने में सक्षम है। कह रहा है कि पहला तो एक चीज और है कि अगर कोई व्यक्ति इसमें से वित्तीय हित प्राप्त कर लेता है तो इसमें ये कह रहा है कि 4 सप्ताह का नोटिस देके वो उसको पद से हटाया जा सकता है। 4 सप्ताह का वो क्या देगा, सूचना देकर उस पद से वो हट जाएगा अगर कोई वित्तीय हित प्राप्त कर लेता है तो। अब ये कह रहा है दूसरा परंतु ये कह रहा है कि मान लो अध्यक्ष साहब उपस्थित नहीं है तो कोई भी सदस्य क्या कर सकता है, जो मीटिंग वगैरह चल रही है उसकी अध्यक्षता कर सकता है, भले ही उसको न्याय का अनुभव प्राप्त ना हो, ठीक है। तो ये इसमें सरकारी और मतलब सरकारी गैर सरकारी कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। तो गैर सरकारी इसलिए जुड़ा ताकि नेता इसमें आ सके, है ना, नेताजी बन जाते हैं इसमें। और अधिकतर आपने देखे होंगे आपके क्षेत्र बोले नगर ने उनके परिवहन प्राधिकरण के बोले वो सदस्य बन गए, सचिव बन गए, क्या क्या बन जाते हैं। तो उनके फायदे के लिए जोड़ा है कि सरकारी गैर सरकारी कोई भी व्यक्ति बन सकता है, इसीलिए उनको बना देते हैं। जो नेता, अब नेता तो बहुत सारे हैं ना, सबको कुछ करना पड़ता है ना। अब हर हर तो विधायक बन नहीं सकता, हर मंत्री भी नहीं बन सकता। तो जो नहीं बन पाते बेचारों को यहाँ भेज देते हैं कि जाओ तुम यहाँ, तुम्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी ना। तो उनको मंत्री का दर्जा इनको वही रहता है, कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री का दर्जा दे देते हैं और यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए बनाया गया ये व्यवस्था। अब कहता है परंतु यह और की राज्य सरकार, पहला कहता है जहां वह ऐसे करना आवश्यक या समीचीन समझती है वहां किसी प्रदेश के ऐसे राज्य परिवहन प्राधिकरण या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण का गठन कर सकेगी जिसमें केवल एक सदस्य हो। ये कह रहा है जहां ऐसा करना आवश्यक है समझती है वहां किसी प्रदेश के लिए ऐसे राज्य परिवहन प्राधिकरण का या प्रादेशिक प्राधिकरण जिसमें केवल एक सदस्य, जिसे न्याय कानून या शिक्षण प्राधिकरण प्राधिकारी या ऐसे न्याय निर्णय अधिकारी के रूप में कोई अनुभव हो, जो किसी विधि के अधीन आदेश पारित करने या विनिश्चय करने में सक्षम हो। ये कह रहा है जहां आवश्यक हो वहां केवल एक जो है सदस्य वाला भी बना सकती है, कई अध्यक्ष होगा उसमें, यही जो ऊपर है। अगर सरकार चाहती है राज्य सरकार तो केवल इकलौता बना सकती है कि एक ही व्यक्ति से मिलकर के बनेगा, ऐसा भी बना सकती है। जो एक व्यक्ति अध्यक्ष होगा वो तो वही होगा जो उसको न्याय का अनुभव हो, तो ये सदस्य भी हटा सकती है कि भाई एक ही से काम चल रहा है, कोई जरूरत नहीं। दूसरा, इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की अनुपस्थिति में ऐसे प्राधिकरण के कारोबार के संव्यवहार के लिए वो बंद कर सकेगी तथा उन परिस्थितियों को जिनके अधीन और वह रीति जिसमें वह कारोबार किया जा सकेगा पर निर्दिष्ट कर सकेगी। तो कुल मिला के कारोबार के बारे में कैसे ये लोग काम वगैरह करेंगे उसके बारे में भी नियम बना सकती है। परंतु कह रहा, परंतु यह भी कि इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि परिवहन उपक्रम के प्रबंधन या चलाने में प्रत्यक्षतः संबंधित पदाधिकारी से भिन्न कोई पदाधिकारी ऐसी किन्हीं प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने या बने रहने से केवल इस बात के कारण विवर्जित होगा कि वह पदाधिकारी जिस सरकार के नियोजन में है, उस सरकार के कोई वित्तीय हित उस परिवहन उपकरण में है, या उस सरकार से कोई वित्तीय हित उस परिवहन उपकरण में अर्जित कर लिया है। ये कह रहा है कोई भी जो सरकार का वगैरह कर्मचारी है तो उस पर ये वाली जो है बात लागू नहीं होती वित्तीय हित वाला, कि उसने कोई वित्तीय हित वगैरह अर्जित कर लिया है। सरकार की तरफ से कोई वित्तीय सरकार की तरफ से कोई नियुक्त है तो उस पर ये वाली बात लागू नहीं होगी, सीधी सी बात है। तीसरा कहता है राज्य परिवहन प्राधिकरण और प्रत्येक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण धारा 67 के अधीन निकाले गए किन्हीं नियमों किन्हीं निर्देशों को प्रभावी करेगा तथा परिवहन प्राधिकरण ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए और इस अधिनियम
के द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित को छोड़कर राज्य में सर्वत्र निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का परिवहन निर्वहन करेगा। ये कह रहा है धारा 67 के अधीन निकाले गए जो सरकार द्वारा जो भी नियम है उनको प्रभावी करेगा, उनको लागू कराएगा, ये काम है इसका। और नीचे कुछ काम दे रखे हैं जो करेगा। देखिए क्या करेगा। पहला कहता है यदि राज्य का कोई प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण है तो उसके क्रियाकलापों और नीतियों का समन्वय और विनिमय करना। मतलब ये कह रहा है कि अगर राज्य में कोई है प्राधिकरण वगैरह स्थापित है तो उनके कार्यों का समन्वय वगैरह करना कि कैसे करना और निगरानी रखना, उनका कामकाज देखना। अगला कहता है जहां कोई प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण नहीं है वहां ऐसे प्राधिकरण के कर्तव्यों का पालन करना और यदि वह ठीक समझता है या किसी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाती है तो दो या अधिक प्रदेशों के लिए किसी सामान्य मार्ग की बाबत उन कर्तव्यों का पालन करना। ये कह रहा है जहां नहीं है वहां खुद ही करेगा, उसी प्राधिकरण के रूप में काम करेगा। और कोई दो या दो राज्यों के बीच मार्ग वगैरह है उसके बारे में डिसाइड करेगा कि कैसे आएगा कैसे जाएगा। अगला कहता है उन सब विवादों का निपटारा और उन सब मामलों का विनिश्चय करना जिन पर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के बीच मतभेद पैदा होते हैं। तो जो भी विवाद वगैरह होते हैं, आपसी मतभेद वगैरह होते हैं, उनको निपटाएगा। कैसे निपटाना, क्या निपटाना, वो खुद ही देखेगा। तो उसी के अनुसार जो भी विवाद वगैरह है उनको निपटाने की कोशिश करेगा। अगला कहता है ऐसे अन्य कृत्य का निर्वहन जो भेद किया जाए, अन्य कोई कृत्य जो उसको सौंपे जाए उनका पालन करेगा। चौथा कहता है उपधारा 3 में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन से राज्य परिवहन प्राधिकरण ऐसी शर्तों के अधीन रहती हुई जो विहित की जाए किसी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को निर्देश दे सकेगा और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण इस प्राधिकरण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में ऐसे निर्देशों को प्रभावी करेगा और उनके मार्गदर्शन प्राप्त करे। ये कह रहा है कि राज्य प्राधिकरण जो है प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण जो होता है उसको निर्देश दे सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है कि भैया इस तरीके से काम करो, ये नियम है आप इनको फॉलो करो। तो जो प्रादेशिक प्राधिकरण है वो जो राज्य प्राधिकरण है परिवहन प्राधिकरण उन्होंने जो भी आदेश दिए हैं उनका पालन करेंगे। कुल मिला के ये बड़ा है तो ये आदेश देगा इसको, तो ये जैसा आदेश देगा वैसा ये काम करेगा। अगला कहता है यदि राज्य परिवहन प्राधिकरण और किसी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की धारा 96 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है तो वह अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को ऐसे प्राधिकरण व्यक्तियों को ऐसे निबंधनों परिसीमा और शर्तों के अधीन जो नियत नियमों में विहित की जाए प्रत्यायोजित कर सके। अपनी शक्तियों के बारे में कह रहा है, जो भी कर्तव्य वगैरह सौंपे हैं नियमों के अधीन रहते हुए किसी भी को भी अन्य को भी सौंप सकते हैं। अपनी शक्ति जो कर्तव्य वगैरह है किसी अन्य को क्या कर सकते हैं, ये सौंप सकते हैं, दे सकते हैं। तो बकवास सेक्शन था पूरा के पूरा, है ना। इसको 68 तो केवल सेक्शन याद रखेंगे, है ना। हालांकि इसमें कुछ है नहीं, अंदर कुछ नहीं है। आपको ने पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें आपको ना पढ़ना कुछ, आप तो बस सेक्शन याद रखना है, है ना। इसमें अंदर कोई ऐसी कोई विशेषता नहीं है। बस ये चीज जो ध्यान रख सकते हैं आपके जो सदस्य होते हैं वो कितने होंगे, इतना सा। इसके अलावा अपना कोई मतलब का इसमें कोई चीज नहीं है कि एक अध्यक्ष होगा 4 सदस्य होंगे, प्रादेशिक परिवहन में एक अध्यक्ष होगा 2 सदस्य होंगे। इसके अलावा कोई इसमें इंपॉर्टेंट चीज अपने कोई पेपर के हिसाब से नहीं है, ठीक है। तो केवल आपको कितना याद रखना है, इसमें ये चीज है। तो कौन चीज है, कोई बात ज्यादा खास चीज नहीं है, तो ये चीज मेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 69 सेक्शन। 69 सेक्शन कहता है परमिटों के लिए आवेदन संबंधी साधारण उपबंध। आवेदन संबंधी साधारण उपबंध, हालांकि ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी देखिए। पहला कहता है परमिटों के लिए प्रत्येक आवेदन उस प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को दिया जाएगा जिसमें यान या यानों को उपयोग में लाया जाना प्रस्तापित है। तो ये कह रहे हैं आप परमिट कहाँ के लिए आवेदन कहाँ करेंगे, तो परमिट के लिए आप आवेदन कहाँ करेंगे, परिवहन प्राधिकरणों को किया जा सकेगा, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, ये याद रख सकते हैं आप, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण। याद रख सकते हैं कि आप परमिट के लिए, परमिट है, एक मिनट, परमिट, परमिट के लिए क्या करेंगे, आवेदन। तो परमिट के लिए जो है आप आवेदन कहाँ कर सकते हैं, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण जो होता है वहां आप परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। परंतु लिखा है परंतु यदि ऐसे दो या अधिक प्रदेशों में जो उसी राज्य के अंदर है उस यान या उन यानों का उपयोग करना प्रस्तापित है तो आवेदन
उस प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिसके प्रदेशों में प्रस्तापित मार्ग या क्षेत्र का अधिकांश भाग पड़ता है, और उस दशा में जिसमें कि प्रस्तापित मार्ग या क्षेत्र का भाग प्रत्येक प्रदेश में लगभग बराबर है, उस प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिसमें उस यान या यानों को रखा जाना प्रस्तावित। अब ये क्या कह रहा है भाई साहब, ये कौन सी बात आ गई कि भाई दो हैं। ये कह रहा है कुछ प्रदेश आपने देखे होंगे, हरियाणा और चंडी पंजाब और चंडी क्या कहते हैं, हरियाणा है कुछ, हरियाणा पंजाब और हरियाणा है ना, तो वैसे टाइप के प्रदेश है भाई साहब, वही एक दो प्रदेश है, वही अलग अलग है लेकिन उसका तो उस तरीके के प्रदेश की बात कर रहा है कि अगर इस तरीके का कोई प्रदेश है जहाँ दो हैं अलग अलग हैं, लेकिन अब तो कहाँ आप आवेदन करेंगे, तो ये कह रहे हैं पहला तो शर्त कह रहा है कि जहाँ अधिकतम उसका इस्तेमाल करना है, अधिकतम दायरे में इस्तेमाल करना है तो वहां के करेंगे। मतलब दो प्रादेशिक परिवहन है आपके, ये समझ लीजिए कि कोई दो स्टेट है मिली हुई है, या मान लीजिए दो पर प्रादेशिक परिवहन है, तो आप कहाँ करेंगे, जिस क्षेत्र में भी आपकी ज्यादा जो है आगमन रहेगा या आपको चलाना है कुल मिला के 80% यहाँ चलता 10% यहाँ चलता, तो जहाँ ज्यादा चलेगा वहां आप आवेदन करेंगे। या मान लो 50-50% दायरा है, यहाँ भी चलता बराबर यहाँ भी बराबर चलता है वाहन, तो फिर कहाँ करेंगे, जहाँ आप वाहन को रखते हैं, जहाँ आपको वाहन को रखते हैं खड़ा करते हैं वहां के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को क्या करेंगे, आप आवेदन करेंगे। तो ऐसे इक्का दुक्का राज्य होंगे, तो ये दो ऐसे राज्य होते हैं जो ज्वाइंटली होते हैं ना, अलग अलग हैं लेकिन फिर भी जुड़े हुए हैं, उस तरीके के राज्यों के लिए है ये प्रोविजन जो दूसरा अपन पढ़ रहे हैं। पंजाब हरियाणा है ना, अलग अलग राज्य हैं, पंजाब भी अलग है हरियाणा भी अलग है, लेकिन फिर भी दोनों ज्वाइंट है एक है, तो इस तरीके के जो स्टेट है उनके लिए कह रहा है। परंतु कहता है परंतु यह और की यदि यान या यानों का उपयोग ऐसे दो या अधिक प्रदेशों में जो विभिन्न राज्यों में पड़ते हैं करना प्रस्तावित है, तो आवेदन उस प्रदेश में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा। आवेदन है क्या आप कोई महल वगैरह ले जाते हैं उसके लिए अनुमति होती है, अनुमति है परमिट का मतलब। तो जो भी अनुमति आप लेते हैं, तो अब ये कह रहा है कि अगर दो स्टेट है, आप ए स्टेट से बी स्टेट जाते हो, दो स्टेटों में जाता है, आपका यहाँ जाता है, तो ये कह रहा है फिर कहाँ आवेदन करोगे, आप बी स्टेट में करोगे कि ए स्टेट में करोगे, यहाँ से माल ले जाते हो यहाँ, यहाँ से ले आते हो यहाँ, तो आवेदन फिर कहाँ करोगे आप, ये कह रहा है परमिट के लिए। तो कह रहे हैं जहां आप निवास करते हैं, ऐसी अगर बात है तो निवास जहां करते हैं, आपका जहां निवास स्थान है, क्या लीजिए जहां आप रहते हैं वहां पे आप क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्या कहता है, या कारोबार का मुख्य स्थान है, या कारोबार मुख्य स्थान मतलब आपका हेडक्वार्टर है कारोबार का, कारोबार का मुख्य स्थान है, हेडक्वार्टर है आपका, ऑफिस है जहां कुल मिला के वहां पे कर सकते हो। ठीक है। दूसरा कहता है उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगी कि ऐसे यान या यानों की दशा में जिसका उपयोग विभिन्न राज्यों में आने वाले या दो या अधिक प्रदेशों में करना प्रस्तावित है, उस उपधारा के अधीन आवेदन उस प्रदेश के राज्य परिवहन प्राधिकरण को किया जाएगा जिसमें आवेदक निवास करता है या उसके कारोबार का मुख्य स्थान है। तो ये राज्य सरकार अलग से नियम भी बना सकती है कि भाई आपको आवेदन कहाँ करना है, या तो आप निवास करते हैं वहां कर सकते हैं आप आवेदन, या जहाँ आप कारोबार करते हैं जहाँ आपका हेडक्वार्टर है वहां भी क्या कर सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए 70 यह मंजिली गाड़ी परमिट के लिए आवेदन, ये मंजिली गाड़ी के लिए आवेदन ये परमिटों के लिए आवेदन था 69 में, और 70 है मंजिली गाड़ी के लिए आवेदन। ये पहला देखिए इसको केवल पढ़ते हैं। पहला कहता है मंजिली गाड़ी की बाबत परमिट के लिए जिसे इस अध्याय में मंजिली गाड़ी परमिट कहा गया है, आरक्षित मंजिली गाड़ी के रूप में परमिट के लिए आवेदन यथा साक्ष्य निम्नलिखित विशिष्टियों में दिए जाए। कह रहा है क्या क्या उसमें विशिष्टियां होंगी, क्या क्या आप उसमें आवेदन के साथ जानकारी देंगे। पहला कहता है वह मार्ग या वे मार्ग अथवा वह क्षेत्र या क्षेत्र जिनसे या जिन से वह आवेदन संबंधित है। तो पहले तो रास्ता बताना पड़ेगा भैया कहाँ से कहाँ के लिए आपको चाहिए, किस स्थान से किस स्थान तक चाहिए और किस मार्ग से किस मार्ग, मार्ग रहते हैं ना इनमें, तो कहाँ से कौन से मार्ग से रूट से जाओगे। मान लो ये वाला शहर है, मान लो आपका ये शहर है, तो इस शहर के कई रास्ते हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो अब आपको कौन से रूट पे चाहिए, तो इनका रूट होता है, तो पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा
कि किस रूट के लिए चाहिए आपको, है ना, इस स्टेट में जाना है भले ही, लेकिन कौन से रूट से जाना है, तो उसके लिए आपको उसमें विशिष्टि में देना पड़ेगा। दूसरा, ऐसा प्रत्येक यान की किस किस्म और उसमें बैठने की जगह, ये भी बताना पड़ेगा भाई किस तरीके का वाहन है और उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो नॉर्मल जानकारी होती है वो आपको देनी पड़ेगी। जितने दैनिक ट्रैप ना खत्म हो गया, कितने चक्कर लगा सकते हैं, उसके लिए न्यूनतम अधिकतम संख्या रहती है। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि न्यूनतम कितने लगाएंगे आप, 2 लगाएंगे, अधिकतम कितने लगाएंगे, 5 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, तो ये भी बताना पड़ेगा आपको कि न्यूनतम 2 चक्कर तो हम लगाएंगे, 2-4। तो ये भी आपको निर्धारित करना पड़ता है। अब ये क्या होता है, इनका एक तरीका होता है, बस वाले जो होते हैं, ये चक्कर रहता है, इनका एक टाइम रहता है, तो अगर वो चूक जाता है तो वहां से हर बार इनको वो नंबर लेना पड़ता है, वहां जाके नंबर मिलता है, उसका पैसा जमा होता है, हल्की यान हुई हर चक्कर का पैसा जमा होता है। जैसे एक नंबर छूट गया, नंबर टूट गया, तो बस वाले जल्दी करते हैं, 1 आध घंटे का उसका टाइम रहता है, तो जैसे नंबर छूट गया फिर उनका अगला नंबर खत्म हो जाता है, फिर लौट के नहीं आ पाते अगर नंबर छूट जाए तो यूनिट ट्रैकों की बात कह रहा है कि जो नंबर होता है उसके हिसाब से कितना अधिकतम कितना, इस बात की छोड़ दीजिए। ट्रैकों में लिखा है, ट्रैकों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक की एकल यात्रा भी, मैंने कहा ना एकल यात्रा, एक स्थान से एकल, एक यात्रा का मतलब है एक जगह गए हुआ लौटा वाट जो कहते हैं वो एकल यात्रा है। एक जगह से जाना, यहाँ से गए आप, यहाँ से गए और फिर यहाँ से लौटे, ये एकल यात्रा है, ये एक ट्रैप हो गया। ऐसे ही दोबारा करेंगे 2 ट्रैप हो जाएंगे, इस तरीके से चलता है। एकल स्थान से लिखा है, एकल स्थान से दूसरे स्थान की एकल यात्रा अभिप्रेत और प्रत्येक वापसी यात्रा को एक पृथक ट्रिप, ये वापसी को पृथक मान रहे हैं, ये कह रहा है एक ही तरफ को मान रहे हैं कि भाई इधर से आप इधर गए, ये आपकी एकल यात्रा होगी, और आप लौटोगे तो वो दूसरा ट्रिप हो जाएगा। तो ये एक ही ट्रिप मान रहे हैं, ए से आप बी तक गए, ये एक ट्रिप हो गई आपकी, और बी से ए तक आए, ये दूसरी ट्रिप हो गई, तो इस तरीके से मान रहे हैं यहाँ। ठीक है। अब अगला कहता है, उन यानों की संख्या जिन्हें सेवा बनाए रखने तथा विशेष अवसरों के लिए व्यवस्था करने के वास्ते रिजर्व में रखने का इरादा है। तो रिजर्व में रखना है सेवा वगैरह करने के लिए, जो कुछ समय ओकेशन वगैरह पे चलते हैं उसके बारे में। अगला कह रहा है, वे इंतजाम जिन्हें यानों में रखने, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए यात्रियों की आराम सुविधा, मतलब जो भी सुविधा स्पेशल चीज वगैरह आप देते हैं, मरम्मत वगैरह, भंडारण वगैरह, वो सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी वगैरह देनी पड़ेगी। ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाए, मतलब जो भी आपसे जानकारी मांगी जाए वो भी जानकारी देनी पड़ेगी। दूसरा कहता है, उपधारा 1 में निर्दिष्ट आवेदन के साथ ऐसे दस्तावेज होंगे जो विहित किए जाए। इसके अलावा आपको जो है दस्तावेज वगैरह भी देने पड़ेंगे जो आवश्यक है, तो आवश्यक कुछ दस्तावेज भी आपको इसके साथ देने पड़ेंगे। बस आज इतना ही रहने दीजिए। कुछ सेक्शन क्या है, बकवास है, ये आपको सेक्शन याद रखना, पढ़ा जरूर है, इसमें आपको सेक्शन ही याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना है इसमें। थोड़ा बहुत बस सेक्शन याद रखते हैं, ट्रिप वगैरह है, वो बाकी कुछ है नहीं इसमें भी, तो ये भी आप केवल पढ़ लिया है और बाकी कुछ नहीं। मंजली ये भी काफी बड़ा है जो कल पढ़ेंगे अपन। कुछ सेक्शन ने जबरन बड़ी बना दी। 1 मिनट रुक जाइए।